सभी लोगों को L1 क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो अक्सर पेपर में आए हुए हैं या पेपर में आए जाने की संभावना है। तो जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं या आने की संभावना, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। देखिए, टीजीटी एलटी का जो पेपर है, आप लोग जानते हैं कि पूरा जितना सिलेबस दिया गया है उसी से क्वेश्चन मैं रख रहा हूं और बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आप लोग तो देख ही चुके हैं पेपर का स्टैंडर्ड, बढ़िया स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से पेपर अभी तक पिछला एलटी का आया था। क्योंकि आपको देखिए, सिलेक्शन केवल केमिस्ट्री दिलवाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में ही आपका टाइम सबसे कम लगेगा। तो हमारी सलाह भी है आपको कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री को ही करिएगा। ठीक, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 शुरू करेंगे। तब तक सब लोग जल्दी से चैनल पर जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी है। और लोगों को बता दीजिए क्लास शुरू हो चुकी है, तुरंत जुड़ने का प्रयास करिए, लिंक को शेयर कर दीजिए और लोगों को। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का, गुड इवनिंग सूरज कुमार और दीपक पटेल जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखा जाए। थोड़ा सा ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। पहला कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के गणितीय संबंध है। डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, अर्थात देखिए डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू है। डेल्टा ई इक्वल टू 0 है। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू है फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। सूरज कुमार कह रहे हैं कि पहले का डी ऑप्शन, दीपक भी कह रहे हैं कि पहले का डी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू। जितना हीट हम सप्लाई करते हैं वह सारी हीट वर्क में नहीं कन्वर्ट हो पाती, बल्कि कुछ कहाँ हीट चली जाती है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी में, और डब्ल्यू में जाती है। जो बची हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसे डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, अर्थात पहला ऑप्शन तो सही ही कह रहा है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए देखिए, ये कोई साइक्लिक प्रोसेस है, ये पॉइंट्स है जहां पर चले और जहां पर उसी स्थान पर पहुंच आए तो उसे कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में E1 का मान E2 के बराबर होता है, तो डेल्टा ई बराबर 0 के बराबर होगा। अर्थात साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0 होता है। तीसरा कह रहा है कि सी डेल्टा ई इक्वल टू क्यू फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस क्या है, डब्ल्यू है। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी इंटू डेल्टा वी। कह रहा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस अर्थात वॉल्यूम कांस्टेंट V इज इक्वल टू कांस्टेंट कह रहा है, तो डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात डेल्टा E इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी स्टेटमेंट सही हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ दीज हमारा सही होगा।
आंसर कौन सा सही होगा? ऑल ऑफ दीज सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ट्रिपल बॉन्ड है। यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है बताइए जरा क्या आंसर सही होगा इसका। सी ट्रिपल बॉन्ड सी है, सी डबल बॉन्ड ओ है, यनो है, एरोमेटिक सी एच है। लिस्ट सेकंड का रहा है 2100 सेंटीमीटर है, 1700 सेंटीमीटर यूनिवर्स है। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सदैव यूनिवर्स में होती है 1550 एंड 1400 सेंटीमीटर यूनिवर्स, 3020 सेंटीमीटर यूनिवर्स। सूरज कुमार कह रहे हैं कि 2 का ए ऑप्शन सही है। जरा देखा जाए, हम आपको पहले याद करवा देते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी देखिए साइनाइड की होती है, इसकी होती है 2100 से। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की होती है 2100 से 2200 के बीच में। ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड का पहला तो पहला ही है। कार्बोनिल ग्रुप की जो होती है सी डबल बॉन्ड ओ की, यह होती है 1680 से लेकर 1850 सेंटीमीटर की यूनिवर्स, अर्थात बी भी सही है। अब दो को नहीं याद भी है तो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला का ए, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, अर्थात कह सकते हैं जो हमारा होगा वह डी ऑप्शन सही होगा। इस चीज को याद कर लें, 2100 से 2200 के बीच में सदैव ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। 3200 से लेकर 3600 के बीच ऑल ओएच ग्रुप होते हैं। थोड़ा कुछ ग्रुप को अगर आप याद करे रहेंगे। राजेश साइनी जी जय हिंद। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एज ए बफर सोल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बफर सोल्यूशन का कार्य करेगा? NaCl NaOH, बोरेक्स बोरिक एसिड, NaH2O4 NHPO4, अमोनियम क्लोराइड है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। 2, 3 and 4, 2 and 3, 1, 2, 3 and 2 and 4। बताइए जरा आंसर बताइए। सूरज कुमार कह रहे हैं तीसरे का सी। देखिए जो हमारा बेस होता है वो सारी बफर सोल्यूशन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें अम्ल या क्षार डालने पर उसके पीएच मान में परिवर्तन ना होने दे, ऐसे विलयन को हम बफर विलयन कहते हैं। अब बफर विलयन क्या होता है? हमेशा वीक एसिड प्लस साल्ट ऑफ
वीक बेस। दिस इज योर एसिडिक बफर। वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक एसिड। ओ सॉरी, वीक नहीं होता बल्कि स्ट्रांग बेस होता है। स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग एसिड। हमेशा जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं या तो क्या होंगे, या तो वीक एसिड होगा, साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस होगा, या तो वीक बेस होगा, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड होगा। यही हमारा होगा। चलिए देखते हैं, अमोनियम साल्ट है या बेस है। देखिए, या तो वीक एसिड होगा या तो वीक बेस होगा, लेकिन इसमें दोनों स्ट्रांग है, अर्थात यह NaOH स्ट्रांग है, इसलिए यह नहीं होगा। अर्थात जिसमें ऑप्शन हमारा 1 है वह तो होगा ही नहीं। चलिए, बोरेक्स और बोरिक एसिड, क्या बोरेक्स और बोरिक एसिड यह एक बफर सॉल्यूशन बनाता है। अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी बफर सॉल्यूशन बनाता है। NaH2PO4, NaHP4 ये भी हमारा एक बफर बनाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, 2, 3 एंड 4, ये तीनों हमारे बफर सॉल्यूशंस बनाते हैं। क्लियर? तो सही आंसर क्या होगा, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में कौन सा समीकरण ओस्टवाल के अनुसार तनुता नियम समीकरण का सही रूप है। हेलो, हाँ बेटा, कल जो फाइल अभिषेक अंकल के पास भेजा था उसको हमारे भेज दो। हाँ 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 हाँ, नहीं कल शाम को नहीं, रात में भेजा था। हाँ हाँ ठीक। बताइए जरा, निम्न में कौन सा समीकरण ओस्टवाल के तंता नियम का सही वर्ग रूप है। देखिए, ओस्टवाल का तंता नियम की बात कर रहा है, तो ओस्टवाल का के बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर आपको याद हो, देखिए ए बी है, अगर ये टूटेगा तो ए प्लस बी माइनस होगा, ये वीक एसिड होगा तो 1 माइनस अल्फा सी अल्फा सी, के बराबर क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल आउट, तो क्या होगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सी अल्फा स्क्वायर बराबर के माइनस अल्फा के, तो ये इधर आएगा तो क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा के प्लस माइनस के, माइनस के इक्वल टू 0, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम एसीटेट, एक यही और जोड़ लीजिए, CH3COOH।
CH3 COOH. NaOH will be such that pH लिखना है, क्या लिखना है? pH लिखना है कि pH का बढ़ता क्रम क्या होगा, सॉरी घटता क्रम pH क्या होगा बताइए जरा। तो क्या कह दिया है? सोडियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट, एस्टिक एसिड एंड NaOH। जल्दी से बताइए आंसर इसका। दीपक, सूरज, दीपक पटेल कह रहा है 5 का बी आंसर सही होगा। इसे NH4 होना चाहिए। CH3 COO NH4। NH4 है, NH4 है। बताइए जरा आंसर क्या होगा। सूरज कुमार कह रहे हैं 5 का बी। जरा देखते हैं, देखिए NaOH है, दिस इज योर स्ट्रांग बेस, ठीक। सोडियम एसीटेट है, सोल्यूशन इज बेसिक। और क्या है? CH3ONH4 नियरली लगभग न्यूट्रल, न्यूट्रल। और CH3COOH है अप्रॉक्सीमेटली वीक एसिड। देखिए जैसे जैसे पीएच मान बढ़ेगा बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीएच किसका होगा? इसका। हाईएस्ट पीएच इसका होगा, तो सबसे ज्यादा एनओएच का पीएच होगा। फिर बेसिक सोल्यूशन सोडियम एसीटेट का होगा, ये तो लगभग 7 के बराबर हो जाएगा, और 7 से कम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा पीएच होगा, क्योंकि यह एक स्ट्रांग बेस है। जैसे जैसे बेसिसिटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे पीएच मान भी बढ़ता जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको बताना है क्या स्ट्रक्चर होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सूरज कुमार कह रहे हैं कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए देखते हैं। ClF3 का जो शेप होता है, इसका शेप होता है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन इस पर क्या होगा? sp3d होता है, और इसका शेप जो होता है टी शेप्ड होता है। तो ClF3 का टी शेप्ड में चले जाइए। PF3
इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस शेप इज पिरामिडल। bf3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल, ये चला गया फर्स्ट में। sf6 का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होगा, अर्थात A का 2, B का 3, C का 1, D का 4, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हकल रूल्स which of the species given above is are aromatic? इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। बताइए जल्दी से। सूरज कुमार कह रहे हैं सेवंथ का सी। देखिए एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, अर्थात चक्री। दूसरा होना चाहिए समतली, प्लेनर जिसको कहते हैं। तीसरा होना चाहिए कॉन्जुगेशन। चौथा होना चाहिए हकल रूल। फोर एन प्लस 2 पाई, एन बराबर 0 1 2 3 एरोमेटिक, एन बराबर 1/2 2/3, दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। दीपक कह रहे हैं कि सेवंथ का डी एरोमेटिक होगा। चलिए देखते हैं। पहला साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। यहां से अगर देखा जाए इसके लिए तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, दो दोनों या 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो n बराबर यहां पर 0 हो जाएगा, तो यह कंपाउंड एंटी हो जाएगा। इसके लिए देखें निगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, तो 4n प्लस 2 पाई बराबर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी n बराबर कितना आ जाएगा, 0। ओ सॉरी, यहां 4n प्लस 2, यहां n बराबर 1/2, यहां भी 1 यहां सिंप्लीफाई करिए, n बराबर 1/2 पाई 1/2 आ जाएगा। यहां निकालें तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 0। दिस इज योर एरोमेटिक। इसका देखते हैं, ये साइक्लिक है, ये तो साइक्लिक है ना, नॉट कॉन्जुगेशन। तीसरा नॉट प्लेनर, तो कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली थर्ड हमारा एरोमेटिक है, सेवंथ का डी ऑप्शन सही होगा। ये देखिए दिस इज कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है। अगर कॉन्जुगेशन या प्लेनर में कोई एक कंडीशन फेल हो जाए तो यह समझ लीजिए
कि वह ना तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ना तो एरोमेटिक होगा, बल्कि क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एट रूम टेम्परेचर आर सच दैट, हीट कैपेसिटी का आपका क्रम लिखना है, किस क्रम में लिखेंगे आप, जल्दी से बताइए। दीपक कह रहे हैं 8 का डी ऑप्शन सही होगा, और लोग बताइए आंसर। नहीं याद आ रहा है, चलिए देखते हैं। हीट कैपेसिटी जो होती है, हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी, हीट कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिसिटी। अब बताइए आंसर जरा। इसका अर्थ हुआ कि वह उस गैसियस मॉलिक्यूल की जो है हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिसकी जो सबसे ज्यादा एटॉमिसिटी प्रदर्शित कर रहा है। एटॉमिसिटी का अर्थ है कितने एटम्स उसमें जुड़ रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कितने एटम्स हैं अमोनिया में, टोटल 4, कार्बन डाइऑक्साइड में 3, O2 में 2, N2 में 2 2 और आर्गन में 1 है। ये एटॉमिसिटी दिया गया है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, अमोनिया का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। O2 और N2 दोनों डाई एटॉमिक हैं, इसलिए दोनों की लगभग बराबर हो जाएगा। तो किसमें O2 और N2 का बराबर है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें की एटॉमिसिटी सबसे ज्यादा अमोनिया में 4 एटम्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 3, O2 और N2 में बराबर है, इसलिए दोनों की हीट कैपेसिटी बराबर होगी, आर्गन की सबसे कम होगी। क्लियर हो गया ये चीज। हीट हीट कैपेसिटी कैसे निकाला जाता है किसी गैसियस एटम का अगर दिया जाए, तो आप इसी तरीके से देखेंगे। एटॉमिक जो जितना एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जितना एटम्स जुड़ेगा, उसकी हीट कैपेसिटी उतना ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर सच दैट, दिया गया है, आपको इसमें बताना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा। बताइए 9th नंबर क्वेश्चन का। दीपक करें 9th का सी। देखिए, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, सिलीनियम होता है, ट्रिलियम होता है, सब में दो दो लोन पेयर हैं। इसमें भी 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर। ठीक,
ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर बंध कोण घटता जाता है। और सारणी में क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर बंध कोण घटता जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? ऑक्सीजन का, फिर सल्फर का, सिलेनियम का, ट्रिलियम का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रोड and list second type of select the correct answer using the code given below the list। कलमल दिया है, ग्लास दिया है, हाइड्रोजन दिया है, क्यून हाइड्रोन दिया है, रेफरेंस दिया है, रेडॉक्स दिया है, मेम्ब्रेन दिया है, गैस दिया है। बताइए जरा 10 नंबर का आंसर। जय प्रजापति कह रहे हैं कि 10 का डी ऑप्शन सही होगा। दीपक पटेल 10 का सी। चलिए देखते हैं। जो कलमल इलेक्ट्रोड होता है यह रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होता है, क्योंकि इसे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, जिसे हम कलमल इलेक्ट्रोड या मरकरी का इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। तो पहला का ए ऑप्शन सही है। ए का देखिए, ए का ए वाला सही है, तो इन दोनों को हमारे कैंसिल हो गए ये दोनों। अब बचे हमारे कौन? देखिए, क्यून हाइड्रोन इलेक्ट्रोड को हम लोग रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो ए किसके साथ चला गया? डी चला गया थर्ड के साथ। और हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसे गैस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। H2 हाइड्रोजन को गैस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। तो अरे ये कहां मिल गया भाई? देखिए, क्यून को क्या कहते हैं? रिडॉक्स कहते हैं। तो रिडॉक्स से मिला दीजिए। हाइड्रोजन को किससे मिलाएंगे? गैस से मिला देंगे। और ग्लास जो होता है वह मेम्ब्रेन का काम करता है। इसे ग्लास ऊल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लास ऊल। मेम्ब्रेन का काम करता है। हालांकि आप लोग हो सकता है आयन एक्सचेंज रेजिन ना पढ़ा हो। आयन एक्सचेंज रेजिन आप ना पढ़ा हो, वहां पर ग्लास ऊल का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक मेम्ब्रेन का कार्य करती है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 4, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। गलत शब्द कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है किसी परमाणु में मुक्त अवस्था में सभी 5 3D कक्षक ऊर्जा तुल्य होते हैं। DXY, DYZ और DZ कक्षकों की आकृति एक दूसरे के समान होती है और DX² माइनस Y² तथा DZ की आकृतियां एक दूसरे के समान होती हैं। सभी पांचों डी कक्षक संगत क्रमशः 4D 5D कक्षक संगत क्रमशः 4D कक्षकों के भिन्न आकार के होते हैं। सभी 5 4D कक्षकों की आकृति क्रमानुसार 3D कक्षकों से मिलती जुलती।
बताइए। जय प्रजापति कह रहे हैं 11 का सी ऑप्शन गलत है। इधर देखिए, किसी परमाणु में मुक्त अवस्था में सभी पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है। एकदम सही कह रहा है कि किसी परमाणु में मुक्त अवस्था में जो होते हैं वह सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स कक्षकों की आकृतियां एक दूसरे के समान होती है। ये तीनों की आकृति एक समान होती है, लेकिन यह दोनों की आकृति एक दूसरे के समान नहीं होती, बल्कि एक दूसरे से अलग होती हैं। देखिए, ये हमारा होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो डी जेड स्क्वायर की आकृति होती है, देखिए इसकी आकृति इससे भिन्न होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इनकी तो सेम होगी, डबल डंबल के आकार की होगी, इसमें भी डबल डंबल होगा, लेकिन इसकी आकृति बेबी शूटर के द्वारा जैसे आकृति होती है, जैसे बच्चे दूध जो जिसने पल से पीते हैं उसकी जैसे आकृति होती है। इसलिए सही ऑप्शन कौन सा होगा? यही हमारा गलत ऑप्शन दिया गया है, एंड अदर सभी ऑप्शन हमारे सही दिए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दी गई क्रियाविधि की अक्रिया दर के लिए निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा सही व्यंजक है? जल्दी से बताइए कौन सा व्यंजक सही होगा। जल्दी से बताइए। नहीं याद आ रहा है? देखिए, सबका किसके किसके बीच पूछ रहा है? बी आर के है इसके बीच, और किसके? हाइड्रोजन के बीच। यही तो दो के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होगा देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाए? -1 बी बी आर माइनस डी टी इक्वल टू -1/6 डी एच प्लस डी टी, या -d/dt इक्वल टू -5/6 dH/dt। कोई ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा सही होगा। जय प्रजापति ठीक है। 12 का सी दीपक ने भी कह रहे, 12 का सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वान हाफ गुणांक और सगुणन की मात्रा में क्या संबंध होता है? ये आई है, ध्यान रखिएगा, ये आई है।
बताइए, 1/2 गुणांक एवं सगुणन की मात्रा होगी। जो 1/2 और सगुणन की जो मात्रा होती है एल्फा बराबर, इसे कहा जाता है, एल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस आई इंटू एन अपान एन माइनस 1। ये 1/2 गुणांक और सगुणन की मात्रा में संबंध होता है। तो आई माइनस 1 माइनस आई एन अपान एन माइनस 1 के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आयन एसिड बेस इंडिकेटर, जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर तो सब लोग जानते हैं, इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की पूर्ण होने की सूचना रंग बदल कर देते हो, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। अब इंडिकेटर कैसे होते हैं, कह रहा है इज ए वीक एसिड आर ए वीक बेस, इज ए स्ट्रांग एसिड आर ए स्ट्रांग बेस, इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर एट ऑल। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चौदह के बताइए। अरे याद नहीं आ रहा। इंडिकेटर की दो थ्योरी थी, 13 जय प्रजापति कह रहे हैं 13 सी इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, गलत जवाब दे रहे हैं आप। जो इंडिकेटर्स होते हैं या तो वीक एसिड होंगे या तो वीक बेस होते हैं, दो ही होते हैं। या तो इंडिकेटर हमारे वीक एसिड होंगे या तो इंडिकेटर वीक बेस होंगे। तो सही आंसर क्या होगा, पहला ही ऑप्शन सही है हमारा, इज ए वीक एसिड आर ए वीक बेस। जैसे फिनाफ्थलीन है, यह हमारा वीक एसिड है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 moles of nitrogen were taken as the working substance of a Carnot cycle in which source and sink temperatures were 227 centigrade and 27 centigrade respectively. If 100 kilojoule of heat was absorbed during the isothermal expansion state of the gas, then the work done in the इंटायर साइकिल वुड बी। कह रहा है कि 2 मोल कोई गैस ली गई है, प्रश्न को समझिए, क्या कर रहा है, 2 मोल कोई गैस ले गई है जिसको कार्नाट साइकिल में वर्क कर रही है, दो मोल गैस वर्किंग ए सब्सटेंस इन कार्नाट साइकिल विद सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर 227 सेंटीग्रेड एंड 27 सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। इफ 100 किलोजूल ऑफ हीट वाज एब्जॉर्ब, कह रहा है कि 100 किलोजूल हीट हमारी एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो कितना वर्क डन होगा कार्नाट साइकिल में, इसकी वैल्यू वह जानना चाहता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इफिशियंसी निकाल लेते। इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपान T2 इज इक्वल टू W बाई T2। क्या होता है, अब कह सकते हैं 1 माइनस, यहां पर देखिए T1 की वैल्यू 27 प्लस 273 इक्वल टू 300 केल्विन। T2 की वैल्यू दिया है कितना, 227
प्लस 273 इक्वल टू 600 केल्विन। Q2 की वैल्यू दे रहा है कितना किलो जूल। चलिए वर्क डन निकालें। 1 माइनस यहीं से निकालिए तो कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपान T2 बराबर W बाई Q2, या इसे लिख सकते हैं 600 माइनस 300 अपान 600 इक्वल टू W बाई 2020। तो यहां से क्या हो जाएगा, 6W बराबर 300। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 300/6 बराबर 50 जूल है। अरे वो सॉरी सॉरी, देखिए ये कितना जोड़ेंगे, दो, यहाँ 500 आएगा भाई, यहाँ 500 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, देखिए जरा तो 200/6 बराबर W/1। नहीं नहीं, टेम्परेचर 500 सेंटीग्रेड होगा उसमें, तो ऐसे नहीं, वो थोड़ा सा ये भी 500 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 5। यहाँ T2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 500। ये हो जाएगा 200/5 बराबर W। तो W बराबर क्या होगा, 200/5 बराबर 40, 40 किलो जूल आ जाएगा। अर्थात ये ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा वैल्यू रखने में प्रॉब्लम ध्यान नहीं आया। यहां से देखिए 500 माइनस 300 अपान 500 बराबर W/100। यहां से कितना हो जाएगा, 200, यहां से 2 जीरो कट गए इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा, W बराबर 200, तो W बराबर 200/5 40 किलो जूल। कौन सा संकुल यौगिक सबसे अधिक अस्थायी है, आपको बताना है। इनमें सबसे ज्यादा अस्थायी कौन सा होगा, पहला कॉम्प्लेक्स होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा कि चौथा होगा। चौथे का डी। दीपक दीपक कह रहे हैं कि 16 नंबर का डी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं जरा, देखिए इसमें ईएन जो है यह हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है यह क्या करता है, चीलेट रिंग बनाता है। और यह चीलेट रिंग क्या होती है, मोर स्टेबल होती है।
अब मोर स्टेबल होगी तो क्या बनाएगी, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 का डी ऑप्शन। इसी में हमारा बाइडेंटेट लिगेंड्स है और किसी में भी बाइडेंटेट लिगेंड्स नहीं है, इसलिए यही सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। 17 नंबर का रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इस चीज को ध्यान रखा करिए कि कौन सा स्टेटमेंट्स हमारा करेक्ट नहीं है। पहला करा, निकिल फार्म्स NiCO4, ऑल ट्रांजिशन मेटल फार्म मोनोमेटेलिक कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स आर फार्म बाय ट्रांजिशन मेटल्स फार्म कॉम्प्लेक्स। बताइए जरा। गुड इवनिंग रोहित जी। दीपक पटेल कह रहे हैं कि 17 का बी ऑप्शन जो होगा वह हमारा क्या है, गलत स्टेटमेंट्स है। प्रीति विश्वकर्मा भी कह रहे हैं 17 का भी। देखते हैं, निकिल फार्म्स ये तो बनाता है, इसका शेप ही हमको लोग को पता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये तो सही स्टेटमेंट सही। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स फार्म मोनोमेटेलिक कार्बोनिल्स, मोनोमेटेलिक नहीं, ये देखो टेट्रामेटेलिक तो आपके सामने बना हुआ है, बहुत सारे मेटेलिक कॉम्प्लेक्स यह बनाता है। तो यह स्टेटमेंट का रहा गलत है। हमारा जो स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि हम ऑल ट्रांजिशन मेटल्स फार्म मोनोमेटेलिक नहीं होना चाहिए, पॉली मेटेलिक कार्बोनिल्स होना चाहिए। बहुत सारे कार्बोनिल्स ग्रुप इससे जुड़ सकते हैं, जैसे निकिल कार्बोनिल आपके साथ में बना है, ऐसे यमियन CO6 बनता है, यमियन CO4 भी बनता है, 6 बनता है। इस तरीके के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का यह निर्माण करता है। तो सही आंसर क्या होगा, कार्बोनिल आर फार्म बाय ट्रांजिशन मेटल। देखिए ट्रांजिशन मेटल तो निकल है, कार्बोनिल फार्म ही कर रहा है, ट्रांजिशन मेटल फार्म कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यही स्टेटमेंट्स हमारा क्या कर रहा है, गलत कह रहा है, अनदर और सारे स्टेटमेंट्स सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक्चुअल यहां चला गया है, इसको यहां होना चाहिए। 18 का रहा, रिफॉर्मिस्टी रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, हॉफमैन रिएक्शन, व्हिटिंग रिएक्शन। आपको पहचानना है। पहचान के बताइए जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन। अरे बताइए भाई। दीपक पटेल 18 का बी ऑप्शन कर रहे हैं, चलिए मिलाते हैं। रिफॉर्मिस्टी रिएक्शन जो होता है वह बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बनाएगा, और होगा बेंजोइन कंडेंसेशन में 2 हो जाएगा, हॉफमैन 3 है, व्हिटिंग रिएक्शन 4 नंबर है। मैच करा लीजिए। ए का 4,
कहीं दिया गया है? बी का 2, सी का 3, डी का 1, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक। 18 का रिफॉर्मिस्ट के रिएक्शन में क्या बनता है? जो होता है बीटा अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जब इसको हीट कर देते हैं तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH बन जाता है। हाफमैन रिएक्शन C6H5 CONH2 से जब इसको देते हैं Br2 प्लस KOH तो R C6H5 NH2 बनता है। बेंजोइन कंडेंसेशन, जब बेंजलिहाइड को पोटेशियम साइनाइड देते हैं, C2H5OH के सोल्यूशन में, तो C6H5 C डबल बॉन्ड O CHOH C6H5 देता है। जो रिफॉर्मिस्टकी रिएक्शन होता है, रिफॉर्मिस्टकी में जो होता है या C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस Br JDN CH2COOET दिया जाता है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या होती है, बताइए जल्दी से ऑप्शन। हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या होती है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु की बोर त्रिज्या होती है Rn बराबर NH² अपान 4π² ME²। और हाइड्रोजन एटम्स के लिए जेड n इक्वल टू 1 होता है, तो R इक्वल टू H² अपान 4πME² हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस फार्मूले से n² अपान 4πME² से निकाल लेंगे। n का मान हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 होने के कारण से n का मान 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, which of the correct sequence of the compounds given above in the decreasing order of C double bond O absorption frequency in the IR spectrum। बताइए क्या ऑर्डर होगा? आंसर बताइए सभी लोग इसको। बी इसका सी करें दीपक। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसका लोन पेयर है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, अर्थात जो रेजोनेंस बनेगा
इसमें देखिए डबल बॉन्ड इसमें कॉन्जुगेशन में नहीं है। इन दोनों में इस तरीके की कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और देखिए जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है 1/बॉन्ड लेंथ होती है। क्या होगी? 1/बॉन्ड लेंथ होती है। अगर बॉन्ड लेंथ देखा जाए तो सबसे देखिए यहां पर इसका लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में हो सकता है। ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये देखिए यह कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड में मेंटेन है। तो अगर इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम, डबल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड गुण सबसे ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम अर्थात वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? थर्ड की। हमको पता चल गया कि थर्ड की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे चले गए। अभी इन दोनों की बात आई किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा। यहां से देखिए अगर इसके लोन पेयर को देखा जाए, अब अरे सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक तो है। अब बचे हमारे ये दोनों, ए और दोनों बचे। इन दोनों में देखा जाए तो देखा जाए ये डबल बॉन्ड बनेगा तो यहां से भी रेजोनेंस शो कर सकता है। इसमें केवल एक रेजोनेंस शो करेगा तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर इससे ज्यादा होगा। तो इट मींस अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इससे कम होगी। इससे कम होगी तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? इससे ज्यादा फर्स्ट की ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी सेकंड की होगी तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर हमारा सेकंड हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा सी दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन दिया गया है इस अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए माइनस डेल्टा जी नॉट अपान एफ ई नॉट का मान निम्न में से क्या होगा? बताइए जल्दी। इनमें निम्न में किसका मान सबसे ज्यादा होगा? अरे भाई डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस ई नॉट एफ होता है। डेल्टा जी नॉट अपान ई नॉट एफ बराबर एन होता है। एन की वैल्यू यहाँ कितना दी गई है? 4। तो यह वैल्यू कितने के बराबर? 4 के बराबर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। एक जलीय विलयन में BOH थ्राइस एक हाइड्रेटेड यौगिक बनाता है। बोरिक एसिड कह रहा है एक हाइड्रेटेड यौगिक बनाता है जिसकी संरचना होगी। जल्दी से बताइए क्या संरचना होगी? अरे भाई BOH3 जो होता है दिस इज ए बोरिक एसिड। क्या है? बोरिक एसिड है। यह कैसा है? इलेक्ट्रॉन
डिफिशियंट मॉलिक्यूल जिसे हम, और यह लुईस अम्ल है, लुईस एसिड है। तो जब इसको वाटर देंगे तो क्या करेगा, वाटर जो इसका होगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बांड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बांड किसमें बना है, देखा जाए तो कोऑर्डिनेट बांड हमारा ऑप्शन ए दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, बोरिक एसिड कैसा है, नाम है बोरिक एसिड, लेकिन यह कभी भी H+ रिलीज नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलपीजी में गैस रिसाव ज्ञात करने के लिए क्या मिलाया जाता है, CH3SH, CH3CN, C2H5Cl, C2H5SH। जल्दी से बताइए 23 नंबर आंसर। दीपक पटेल कह रहे हैं जो गैस रिसाव होता, महक होती है, उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें जो मिलाया जाता है वह हमारा मार्केप्टम कहलाता है। और मार्केप्टम का जो सूत्र होता है, मार्केप्टम, वह C2H5SH होता है। C2H5SH को मार्केप्टम कहते हैं। जो गैस में महक आती है वह मार्केप्टम की होती है। तो सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, C2H5SH के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न यौगिकों का क्षारीकता का क्रम कौन सा होगा, जल्दी से क्षारीकता का क्रम बताइए। जल्दी बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर। दीपक कह रहे हैं 24 का डी ऑप्शन सही होगा। देखिए अगर हम लोग देखें तो इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका लोन पेयर रिंग के अंदर है। इसका अर्थ है इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो सबसे कम क्षारीय, सबसे अधिक कौन होगा, देखा जाए ये क्या है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस पर sp3 है, इस पर sp3 है। तो सबसे, ये तो 2 नंबर पे जाएगा क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है। यस कैरेक्टर बढ़ता है, आपने पढ़ा होगा अम्लीयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस कैरेक्टर, यस गुण। ये तो जाहिर सी बात है इन तीनों में 2 नंबर पे जाएगा। इन दोनों में कौन से ज्यादा होगा, अगर देखा जाए तो यह तो -i इफेक्ट शो कर रहा है, अर्थात यह बेसिसिटी को घटाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, पहले का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा होगा, 1 नंबर पे होगा, ये 2 नंबर पे होगा, ये 3 नंबर पे होगा, ये 4 नंबर का होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है, हमारा डी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी की एसिडिटी, देखिए ये इसमें लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। और यह देखिए इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जबकि इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 का हाइब्रिडाइजेशन
वाला ज्यादा क्षारीय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following equation is used to determine the energy of activation? आर्हीनियस है, हेंडरसन इक्वेशन है, आयरिंग इक्वेशन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। बताइए जल्दी जल्दी। प्रीति कह रहे हैं 25 का ए ऑप्शन सही है। देखिए आर्हीनियस समीकरण होता है के बराबर ए इज पावर माइनस ई ए अपान आर टी। यही हमारा है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। हेंडरसन इक्वेशन पी एच बराबर पी के ए प्लस लॉग साल्ट अपान एसी। आर्हीनियस आयरिंग इक्वेशन जो होता है यह हमारा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में प्रयोग किया जाता है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी और डेल्टा टी हाइट कांस्टेंट। ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट आयरिंग इक्वेशन को ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के लिए प्रयोग किया जाता है और हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ये दिया गया है। तो सही आंसर क्या होगा, आर्हीनियस इक्वेशन के द्वारा हम लोग जो है एक्टिवेशन एनर्जी का डिटर्मिनेशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अकार्बनिक बेंजीन है B3N3H6 B2H6 BH3NH36 BH36। जल्दी से बताइए 26 का नंबर क्वेश्चन। दीपक कर रहे हैं 26 का एक ऑप्शन सही है। देखिए अकार्बनिक बेंजीन होता है वह B3N3H6 होता है, इस तरीके की संरचना होती है। यह हमारा अकार्बनिक बेंजीन की संरचना होती है। ये जो संरचना होती है अकार्बनिक संरचना बेंजीन की, इसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी संरचना बेंजीन तो जैसे होती है लेकिन एक्चुअल में बेंजीन नहीं होता है, इसलिए इसे हम इन ऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा अम्ल एवं क्षार के रूप में कार्य कर सकता है? आपको बताना है इनमें कौन सा ऐसा है जो अम्ल क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। पहला HClO3 माइनस, HS माइनस, H2FeO4 माइनस, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। जल्दी से बताइए। बताइए 27 का क्वेश्चन नंबर, जल्दी से बताइए आंसर भाई।
कृष्णा गुरु कर रहे हैं बी, 27 जय प्रजापति 27 का डी। देखिए अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है। HClO3 माइनस, अगर इसको H प्लस दिया जाए तो H2ClO3, अर्थात यह हमारा क्या कहला जाएगा, क्षार कहलाएगा। ये क्या दे देगा, अगर माइनस H प्लस दे दे तो ClO3 डबल माइनस, अर्थात ये तो अम्ल क्षार दोनों तरीके के व्यवहार करता है। HS माइनस है, इसे अगर H प्लस दिया जाए तो H2S हो जाता है। H माइनस लिया जाए तो H डबल माइनस, ये भी सही है, अम्ल क्षार दोनों है। H2PO4 को जरा देखा जाए, इसको H प्लस दिया जाए तो H2S3PO4 हो जाएगा। अगर इससे H माइनस H प्लस निकाला जाए तो HPO4 डबल माइनस, अर्थात अम्ल क्षार सब हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह अम्ल और क्षार दोनों तरीके से व्यवहार कर रहा है। द IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, अट्ठाईस नंबर बताइए आंसर। द IPSC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, बताइए ऑप्शन। कृष्णा कह रहे हैं कि ये ऑप्शन सही होगा, और लोग बताएं। ठीक है, ये ही ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं जरा, यहां से नॉमेनक्लेचर करते हैं, 1 2 3 4, अरे 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ये कौन सा ग्रुप है, CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो क्या हो जाएगा 1,1,2,3 टेट्रा मिथिल हो जाएगा, टेट्रा मिथिल हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। कोई ऑप्शन है देखिए तो जरा, 1,1,2,3 टेट्रा मिथिल साइक्लो ब्यूटेन, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ब्रांस्टेन, ट्रांसपोर्ट नंबर हीट्राफ, डाइपोल मोमेंट आर्हिनियस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टिंडल। बताइए, देखिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ब्रांस्टेड ने नहीं दिया था, बल्कि इसे कौन दिया था, इसे दिया था आर्हिनियस ने, आर्हिनियस ने दिया था, तो यह तो गलत है ही है। ट्रांसपोर्ट नंबर और हीट्राफ, हीट्राफ नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसपोर्ट नंबर दिया था, तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी ही ऑप्शन हमारा सही होगा। डाइपोल मोमेंट कौन दिया था, डिवाई नामक वैज्ञानिक ने दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नर्स ने दिया था।
वितरण का नियम नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, नर्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था, उसी के नाम पे पड़ा, नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ दिया था कौन? नर्स ने। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट नंबर को कौन दिया था? हीट्राफ ने दिया था। देखिए कृष्णा गुरु, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है हम बता दे। कहता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द कटायन जो होता है, कृष्णा गुरु ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई कि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं हमारे। नहीं, आप लोग ऐसे मनोबल बढ़ाते रहिए, आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मैं देने का प्रयास करूंगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदर्श गैस के लिए निम्न में कौन सा संबंध सही है? डेल ई और डेल वी एट कांस्टेंट टी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल पी और डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू जीरो, डेल पी वी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल ग्रेटर देन जीरो, डेल ई और डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। क्या कर रहे हैं कि हाँ सर अच्छे क्वेश्चन का लेवल है, बाकी लोग तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। नहीं, हमारा प्रयास है आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देने का। देखिए मैं चाहता हूं कि आपकी तैयारी को अच्छे से जांचिए, परख लीजिए कितना आपको तैयार है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा एम है आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन देना। चलिए बताइए, एक आदर्श गैस के लिए निम्न में कौन सा संबंध सही है? नीरज कुमार जी गुड इवनिंग, आप बहुत देर से जुड़े, क्लास ओवर होने वाली है। आप अगर आपको जुड़ने में कोई दिक्कत हो रही, ऐसे ही क्वेश्चन की तलाश है, आपकी तलाश हम पूरा करेंगे निश्चित रूप से, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। कह रहा है कि एक आदर्श गैस के लिए निम्न में कौन सा संबंध सही है? डेल ई और डेल वी एट कांस्टेंट टी इज ग्रेटर देन जीरो, डेल पी और डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो, डेल ई और डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। बताइए जरा आंसर। नहीं याद आ रहा है? हिंट दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जूल्स एक्सपेरिमेंट और आइडियल गैस। चलिए इतना हिंट मैं दे रहा हूं, आइडियल गैस के लिए जूल थॉम्सन एक्सपेरिमेंट डेल ई ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। ये जूल्स एक्सपेरिमेंट कहता है कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो के बराबर होता है। यह हमारा कहलाता है जूल्स एक्सपेरिमेंट कहलाता है। जो जूल्स एक्सपेरिमेंट है वह मेनली यही उसने बताया कि आइडियल गैस के लिए डेल ई और डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू जीरो होता है। याद आ गया कृष्णा? ठीक है,
देखिए देखिए आज की क्लास ओवर हो गई। आप लोग को कोई जुड़ने में समस्या हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। और हमने आपसे कहा था जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट अलग है कृष्णा जी। जो जूल थॉमसन है और जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी इक्वल टू 0 होता है आइडियल गैस के लिए। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। वो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट अलग है और जूल थॉमसन कृष्णा कह रहे हैं कि सर जी यह क्या आपका ही प्लेटफॉर्म है? हाँ हमारा ही प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। यह प्लेटफॉर्म मेरा ही समझिए, किसी का इसमें तीसरे का नहीं है, 2 लोगों का कंबाइंड है, वो हम दोनों लोग मिलकर के पढ़ाएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहे आप कि हम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। यह चैनल हम ही लोग का है, हम हमारे मित्र का है, तो हम दोनों वो स्टैटिक्स पढ़ाते हैं। देखिए जो और एक लोग और पढ़ाते हैं वो स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, स्टैट्स पढ़ाते हैं, तो उनसे आपसे कोई मतलब नहीं है। हम केवल हमारा क्या है केमिस्ट्री इस पर चला करेगा। देखिए प्रयास है हम फिजिक्स के टीचर्स को जोड़ने के लिए कि आप लोग को फिजिक्स का भी एक ओ मिल जाए, ठीक है। देखिए जैसा कि हमने आपसे कहा था 1 तारीख से मेरा प्रयास है आपके थ्योरी क्लासेज को भी चलाने का। 1-1.5 घंटे थ्योरी रहा करेगा और 1.5 घंटे की आपकी क्लास रहा करेगी, ठीक। 1 घंटे 1 आवर्स की करीब 1.5 घंटे का पेपर, 1.5 घंटे का थ्योरी क्लासेज चलेंगी दोनों एक साथ। जैसे प्रैक्टिस सेट पेपर खत्म हो जाएगा थ्योरी क्लास शुरू हो जाएगी। थ्योरी क्लास या पहले जो दोनों में से शेड्यूल लगेगा वह हम कर देंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए आज क्लास यहीं पर खत्म होती है। किसी को यदि कोई भी इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए कल से मैं भी डेली आऊंगा। कृष्णा गुरु कह रहे हैं सर प्रैक्टिस की टाइमिंग बढ़ा दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि आप पढ़ करके थक गए होंगे, थ्योरी की प्रैक्टिस चलेगा ही चलेगा, उसमें प्रैक्टिस से कोई समझौता नहीं होगा। प्रैक्टिस की क्लासेस चलती रहेंगी, थ्योरी की भी क्लास चलेगी आपकी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए नए फ्रेशर हैं, वो थ्योरी नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए भी पढ़ाना जरूरी है। तो मंडे से प्रयास हमारा है कि थ्योरी क्लासेस भी आपके चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और किसी को कोई जानकारी हो तो बताइए, कोई कुछ पूछना चाहता है तो बताइए। क्योंकि कुछ टॉपिक्स में देख रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन यूवी और आईआर को तो मैं फिनाल पढ़ाने के बाद सबसे पहले यूवी और आईआर ही पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका वह पोर्शन भी लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन आया था, तो वह 3 क्वेश्चन देखिए यूवी आईआर बहुत आसान है, थोड़ा सा कंसेप्टुअल है। आप कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कैसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म होती है। हमसे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट, कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू।